हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी कहानी इंस्पेक्टर माता दी चांद पर हरिशंकर परशाई की। ठीक है, पहले इसके हम महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं, किस कहानी संग्रह में संकलित है और कितनी कहानियां हैं। ठीक है, इसके बाद हम कहानी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, फिर हम दृष्टि वाले बुक के जो पेज हैं उसको देखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण जो पॉइंट दिए गए हैं, इस जैसे कथन हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं इसमें दिए गए अच्छे से। ठीक है, तो पहले हम कहानी को देखेंगे, एक पेज पढ़ लेते हैं दृष्टि वाली बुक को। ठीक है, और चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, इंस्पेक्टर माता दी चांद पर हरिशंकर परशाई की कहानी है और यह कहानी संग्रह ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 में संकलित है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण है कि पूछा जा सकता है कि इंस्पेक्टर माता दी चांद पर कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है, तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 इसका प्रकाशन वर्ष है। अब बात करते हैं इसमें ठिठुरता हुआ गणतंत्र में कितनी कहानियां संकलित हैं, तो इसमें टोटल 24 कहानियां संकलित हैं। ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन सी कहानी है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, कर कमल हो गए, वह जो आदमी है ना, राम की लुगाई और गरीब की लुगाई, सदगुरु का कहना, बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, छोटी सी बात, इंस्पेक्टर माता दी चांद पर, फिल्मी रोमांच, प्रेम पुजारी, अगर मैं फिल्म बनाता। और अगला कहानी कौन से है, मुखड़ा क्या देखे फोटो में, सप्टेमेंट की कथा, खून टालने की कला, अपना चाचा एशियाई फ्लू, दूसरे की महिमा ढोने वाले, मेरे जीप कट के नाम। और अगला कहानी, एक काना एक एंचक ताना, चांद पर नहीं जा सका, साहित्य और नंबर 2 का कारोबार, ग्रांट अभी तक नहीं आई, तटस्थ, ये महत्वपूर्ण है कि इसमें संग्रहित है तटस्थ, और बारात की वापसी, एक सुपरमैन, 5 लोक कथाएं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी कहानी पूछा जा सकता है किस कहानी संग्रह में संकलित है। तो जितने हम 24 कहानियां देखे ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहानी संग्रह में संकलित है। ठीक है, अब हम कहानी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, इसके बाद इसकी महत्वपूर्ण जो दिए गए कथन उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम कहानी को लाइन टू लाइन पूरा देखें। इंस्पेक्टर माता दी चांद पर, यह एक व्यंग्य कहानी है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, हरिशंकर परशाई की। शुरू करते हैं कहानी। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दी डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं। वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, कौन कह रहे हैं, माता दी। माता दी क्या थे, डिपार्टमेंट में एमडी साहब, ये भी पूछा जा सकता है। वहां हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। माता दी क्या कहते हैं, वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहां हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दी से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की अंगुलियों के नहीं है, पर माता दी उसे सजा दिला देते हैं। माता दी कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहां जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूं, वहां मनुष्य जाति है। यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के माता दी माहिर माने गए हैं, क्योंकि अंधेरे पक्ष के माता दी माहिर माने गए हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर माता दी चांद पर क्यों गए थे, टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था ये हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त क्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उससे सजा दिलाने में अक्सर असफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ राम राज्य है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूं।
ठीक है। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप मातादीन को लेने के लिए पृथ्वी यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। मातादीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मातादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है और ये पूछी जा सकती है, किसने कहा है? मातादीन ने। क्या कहते? प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मातादीन कह रहे थे, ठीक है। और पूछा जा सकता है किस कहानी से है। यान के पास पहुंचकर मातादीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा, बोला, जी पेक्टसा, FIR रख दी है, जी पेक्टसा। और रोज नामचे का नमूना, जी पेक्टसा। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, हमारे घर में जचकी के बखत अपने खटला पत्नी को मदद के लिए भेज देना। कि किसको कह रहे हैं? हवलदार बलभद्र से कह रहे हैं कि अपनी पत्नी को भेज देना। बलभद्र ने कहा, जी पेक्सा। गफूर खान ने कहा, आप बेफिक्र रहे पेक्सा, मैं अपनी मकान पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। कौन कह रहा है? गफूर खान। ये वाली पंक्ति पूछी गई है, किसने कहा था? गफूर खान ने। मातादीन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। मातादीन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। मातादीन ने कहा, जानता हूं बे, तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। मातादीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया। बोला, पेक्सा MP साहब के घर में से कहे कि चाँद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। कौन कह रहा है? राम सजीवन बोलता है। हवलदार राम सजीवन बोला कि पेक्सा SP साहब के घर में से कहे हैं कि SP साहब कहते हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। आगे मातादीन खुश हुए, बोले, कह देना भाई साहब से जरूर लेता आऊंगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी की वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि मातादीन ने चालक से कहा, अबे हार्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। मातादीन ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हार्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हार्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी मातादीन के स्वागत के लिए खड़े थे। मातादीन रोब से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहां किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे। लिहाजा मातादीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूर नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। ये भी पूछा गया कथन है। कौन कह रहा है? मातादीन। मातादीन को लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद मातादीन ने काम शुरू किया। कितने दिन? एक दिन आराम करने के बाद। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया। पहले पुलिस लाइन का देखिए। शाम को उन्होंने IG से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है। हमारे राम राज्य में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। IG ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। मातादीन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता का पता लगाया था। यज्ञ का मामला था। दफा 362 हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी। उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दे।
अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे राम राज्य में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टर्न ड्यूटी में तैनात कर दिया। वहीं हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फोटो लेता आया हूँ। उस पर से मूर्तियां बनवाई और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाई। पहला काम उन्होंने क्या किया था? पुलिस लाइन में हनुमान की मूर्ति बनवाई थी। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। आगे है, माता दी उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती, कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए, कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, इसीलिए सिपाही को 500, थानेदार को 1000। एक क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100, इंस्पेक्टर को 200 देते हैं। तो चांद पर कितना? सिपाही को 500 रुपया, थानेदार को 1000। और यहाँ इंस्पेक्टर माता दी के यहाँ सिपाही को 100 रुपया और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं। वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे? माता दी ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीने में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुला कर देखे। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दी से कहा, मैं आपकी सूझबूझ की तारीफ करता हूँ। आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ कैसे? माता दी ने समझाया, बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह देंगे तो पुलिस तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपए में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा। गरज की वह अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे राम राज्य के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दी को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर न पधारे होते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामलों की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। माता दी इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताएं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दी कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। माता दी ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो। क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़े पर या और कहीं? एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहां रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। माता दी ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी को मदद की थी। माता दी ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहां जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलाया गया। उसने कहा,
मैं तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है। चाँद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। मातादीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब मातादीन क्या तर्क निकालते हैं। मातादीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया था, मेरा वहां मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर मातादीन की प्रतिभा की प्रतीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। मातादीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। मातादीन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब मातादीन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है। क्या कहते हैं? आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा, कोई कातिल है, किसी को सजा होनी चाहिए। सवाल है किसको सजा होनी है? पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि मुलजिम की जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को। यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर हैं, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। आगे दूसरा सवाल है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए? इसका निर्णय इन बातों से होगा। क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? क्या वह उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? क्या कारण था कि क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है या क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग यानी अधिकारी, ऊपर वाले खुश होंगे, नेता लोग। मातादीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहां तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। मातादीन ने टेबल ठोककर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती है कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। मातादीन ने समझाया, देखो, मैं समझा चुका हूं कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों का खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहां खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो FIR। मातादीन जी ने FIR भरवा दी, बखत जरूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव, हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फांसी दे रहे हो? ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें? हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। मातादीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत। शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है। कौन कहता है? मातादीन। ये पूछा जा सकता है। आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज का जवाब है। अब आपके पास जो है उससे कह दो। हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें? यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे SP के पास जाएंगे। मातादीन बोले, SP भी कह देंगे कि ऊपर से हो रहा है। तब वे IG के पास शिकायत करेंगे। IG भी कह देंगे कि ऊपर से हो रहा है। तब ये लोग पुलिस मंत्री के पास जाएंगे। पुलिस मंत्री भी कह देंगे, भैया मैं क्या करूं, यह सब ऊपर से हो रहा है। तब तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। प्रधानमंत्री भी कहेंगे, मैं जानता हूं वह निर्दोष है, पर यह ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे, मातादीन ने कहा, तब क्या? तब वे किसके पास जाएंगे? भगवान के पास ना। भगवान, मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है? कोतवाल चुप रह गया। वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। मातादीन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है। मातादीन ने एक मुहावरा ऊपर से हम क्या है? मातादीन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। मातादीन ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे? जब किसी ने उसे मारते
देखा ही नहीं है तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा। मातादीन ने सिर ठोक लिया कि बेवकूफों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। झल्लाकर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा है। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा? मातादीन ने कहा, कहेगा, समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहां जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहां पहले से पहुंच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूँ। 8-10 उठाई गिरों को बुलाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हो, जुआ खेलते हो या शराब उतारते हो। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर मातादीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए हैं थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सुन्ना सुन्ना लग रहा था। मातादीन का प्रेम उमड़ पड़ा। उसने कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना? वे बोले, नहीं देखा साहब, हम वहां नहीं थे, हम वहां थे ही नहीं। मातादीन जानते थे यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहां नहीं थे यह मैंने माना, पर लाठी मारते तो देखा तो था। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है, तभी ऐसी उटपटांग बात कहता है। वे हंसने लगे। मातादीन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? मातादीन ने गुर्राकर देखा। कहा, कैसे देखा? तो बताता हूँ। तुम लोगों को काम करते हो, तुम लोग जो काम करते हो वो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम एक काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वे घबराकर बोले, साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। तब मातादीन ने कहा, ठीक है, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? वे बोले, देखा साहब, वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। मातादीन ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? वे बोले, साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गया। होश आया तो मातादीन के चरणों पर गिर पड़ा। मातादीन ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पांव से लिपट गया, कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कौन कह रहा था? कोतवाल। मातादीन ने आगे की सारी कार्यप्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज नामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। जो निर्दोष आदमी था उसको कितने साल की सजा हुई? 20 साल की, पूछा जा सकता है। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा है। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन मातादीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोग में उनका ऐसा अभिनंदन होगा? वे पछताए। अच्छा होता है कि इस मौके के लिए कुर्ता, टोपी और धोती ले आते। तो एक कौन कह रहा है? मातादीन का कथन है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है, कितने साल बाद 26 साल पहले 26 साल पहले पुलिस में भर्ती हुए थे, ये भी पूछा जा सकता है। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था।
इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप, ये वाला महत्वपूर्ण है, क्रम से लगाने के लिए भी पूछा जा सकता है कि क्या हुआ था। कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चे को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे, लगा एक कई रात सोए नहीं हैं। रुआसे होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन जी, हम आपके और भारत के बहुत आभारी हैं, अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, टिबल ले जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। ये भी पूछा गया है, कौन कहता है? माता दीन। आगे है, आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन जी को वापस लौटने के लिए अपने आईजी का आर्डर मिल गया। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। तो माता दीन को आईजी का पत्र मिला था। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला ले। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दी हमारी पुलिस को जैसा कर दिया उसके नतीजे ये हुए हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है कि बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहे कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता है, इस डर से कि उस पर बच्चे को डुबोने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन राम राज्य में बुला लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहानी को लाइन टू लाइन पढ़ ली। अब हम देखते हैं दृष्टि वाले बुक में क्या क्या महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था कहानी संकलन। अब हम देखेंगे मुख्य पात्र कौन है। माता दी, सीनियर पुलिस लाइन इंस्पेक्टर माता दी एमडी साहब पृथ्वी से चांद पर सलाहकार के रूप में गए थे, चांद की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए। इस पात्र के द्वारा लेखक ने पुलिस विभाग में व्याप्त सभी भ्रष्टाचारों पर व्यंग्य किया है। ठीक है, और कोतवाल पात्र है, कोतवाल चांद के पुलिस स्टेशन का कोतवाल। गौर पात्र कौन है? अब्दुल गफूर मुंशी भारतीय पुलिस में। बलभद्र कौन है? हवलदार राम सजीवन हवलदार। अब आगे देखते हैं प्रतिपाद क्या है, पॉइंट यहां से पूछा जा सकता है। भारतीय पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली पर व्यंग्य है और भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया। निर्दोष को दोषी करार देने पर व्यंग्य, पुलिस द्वारा विज्ञान एवं वैज्ञानिक के नकारने पर व्यंग्य, और चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस एवं व्यवस्था पर व्यंग्य है। विशेष क्या है? हम क्या करें, सब ऊपर से हो रहा है। इस कथन द्वारा भारतीय पुलिस व्यवस्था के ऊपर प्रभावशाली व्यंग्य किया गया है। प्रमुख उदाहरण वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूं हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त क्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ राम राज्य है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेज दे, हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। अगला कथन है, सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना
का बीज अंतरिक्ष में चलान कर दूंगा, ये कौन कहता है? माता दीन। आदमी मारा गया है तो यह पक्का है किसी ने उसे मारा है, कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल किसको सजा होनी है? पुलिस के सवाल का यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है। ये भी माता दीन का कथन है, अभी हम देखे थे। क्या है? क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? और दूसरा था क्या उसे सजा दिलाने के ऊपर के लोग खुश होंगे? आगे एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है। एक क्या था? मुहावरा एक ऊपर से हो रहा है। हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। चश्मदीद गवाह वह नहीं जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा है। ये भी माता दीन का कथन है। ठीक है, तो हमने महत्वपूर्ण कथनों को भी देख लिया। उम्मीद है आपको ये कहानी पूरा समझ में आ गया होगा और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।